मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आपसे इतनी उम्मीदें हैं कि आपके ही दम पर, आप ही लोगों के दम के ऊपर मैं और शेख रशीद साहब ने, हम लोगों ने 40 पार का नारा दिया। आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बार बहुत बहुत शुक्रिया। पहले यूथ आइकॉन और इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नहीं बनता अभी नहीं बनता। और साथ साथ में गुरुवारवाद के सभी नौजवान साथियों का जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर उन्होंने भी कितना मिलाया मेरे साथी इंडिया की, यहाँ पर आप लोगों ने शिरकत की, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तिकबाल करता हूँ। असल में जो प्रोग्राम का मकसद मैं समझता हूँ कि हमारे सभी आने वाले मुकर्रिरों ने आपको तफसील बताई होगी और उसके ऊपर मुझे कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे अपने शहर के अंदर आज जो सियासी हालात है, समाजी हालात है, मैं समझता हूं उसके ऊपर हम लोगों को बात करना चाहिए। मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे ऐसे नौजवान यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं, काफी लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो व्हाट्सएप से बहुत दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, और काफी बड़ी तादाद के अंदर ऐसे नौजवान हैं जो हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहते हैं। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोजाना देखते हैं और उसके बाद आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर एक नया इशू दूसरे दिन हमारे सामने आता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन हम लोग नतीजे में नहीं पहुंच पाते। जो हमारे नौजवान हैं, हम लोग नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाते कि अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है या हम लोग अखबारात पढ़ते हैं या सियासी सूझबूझ हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम लोग हमारे अपने मकसद के ऊपर, हमारे अपने मंजिल के ऊपर हम लोग फैसला, डिसीजन नहीं ले पाते कि हम लोगों को अब आइंदा क्या करना है। पांच साल बहुत अच्छा हालात से हम लोग गुजरते हैं, लेकिन जब वक्त आता है करीब में, तो ना जाने हम लोग जो रास्ता हमको तय करना है वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हम लोग चलने लगते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव शहर का बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ हमारी गलत सोच की वजह से होता है। मैं समझता हूं कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं बहुत हैरान रहता हूं और अब मैं समझता हूं कि मेरे नौजवान साथी और शहर की आवाम भी बहुत हैरान रहती होगी, सोचती होगी कि सिर्फ शेख रशीद परिवार को या मुझको क्यों शहर के अंदर सिर्फ अपोजिशन टारगेट करती है, या हमारे अपने खिलाफ में एक बहुत बड़ा महाज तैयार करने की कोशिश करती है। मैं समझता हूं शहर इस बात से बहुत हैरान रहता है। असल में उसकी बहुत सारी वजह है। मुझको मेरी अपनी आप की तारीफ करना
पसंद नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर तारुफ मेरा करा दूं। रास्ते में मुख्तसर तारुफ मेरा ये है हाँ तौसीफ कि शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में मैंने सियासी शुरुआत की। दो 2002 में जब मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी और मैंने पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीता। 2005 में 25 साल की उम्र के अंदर मेयर बना और शेख रशीद साहब 1999 में पहली मर्तबा एमएलए बने और दोबारा 2004 में शेख रशीद साहब दोबारा एमएलए बने और 2007 में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ उस वक्त मैं बिन विरोध कॉर्पोरेशन में दोबारा पहुंचा। उसके बाद गठ नेता बना। 2011 में मैं कांग्रेस का सदर बना मालेगांव शहर का और 2012 में मैंने फैसला किया कि मुझको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अब नहीं लड़ना है। कई लोग उस वक्त तो भी बहुत सारी अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, अलग अलग सोच रहे थे कि मैं 2012 में इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं कॉर्पोरेशन का मेंबर बन जाऊंगा। और मैं ना कॉर्पोरेशन का मेंबर बना ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर बना। और जब तो बहुत हालात बहुत खराब थे। शेख रशीद साहब 2009 में इलेक्शन हार गए। 2012 का इलेक्शन में ये शहर की आवाम, सियासी माहिरीन ये बोलने लगे, सियासत पे जो लोग नजर रखते थे वो ये बोलने लगे कि अब कांग्रेस पार्टी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, क्योंकि शेख रशीद साहब का ऑपरेशन हुआ, मैं सदर था और उसके बाद शेख रशीद साहब अपना ऑपरेशन इलाज चल रहा था और इलेक्शन भी चल रहा था। अल्लाह गवाह इस बात पे कि जिस दिन 2012 की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोलिंग हो रही थी, लोग वोट डालने मतदान पे पहुंच रहे थे, मतदान केंद्रों पे, उस वक्त कई मुझको पत्रकार साथी मुझको मिले अब्दुल्ला नगर वाली रास्ते के ऊपर, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात है शहर के, आपको क्या लगता है आधा मतदान हो गया है, आधी वोटिंग हो गई है? तो कहने लगे कि आप लोग 10 से 12 नहीं जाएंगे और 3 नंबर की पार्टी बनेगी। 1 नंबर तीसरा मुफ्ती इस्माइल साहब, 2 नंबर जनता दल, 3 नंबर कांग्रेस और बाकी नीचे। मेरी जबान से वो जुमला निकला कि कांग्रेस पार्टी 25 से 30 सीट निकालेगी, जीत कर आएगी और 1 नंबर की पार्टी बनेगी। और अल्लाह का करम है कि हम लोग 25 का आंकड़ा हमने लाया और 1 नंबर पार्टी हम लोग बने। और उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ। मेरे जहन के अंदर बहुत सारी सोचें थी और एक वो सोच जो बहुत बड़ी दीवार यहां पर इस शहर के अंदर सियासी फायदा उठाने के लिए जो खड़ी की गई थी, आज से नहीं बरस से मेरी सबसे पहली सोच थी कि दीवार को मैं तोड़ डालूं। लेकिन मैं अभी 19 के इलेक्शन में नाकाम हो गया। वो दीवार नहीं टूटी और ऊंची हो गई। खैर, उस पर तबसरा मैं नहीं करूं तो बेहतर है।
लेकिन आप लोगों ने और इस शहर की आवाम ने जब 2014 में मुझे असेंबली का मेंबर बनाया, एमएलए बनाकर असेंबली पहुंचाया, तो मैंने बहुत सारे वादे किए थे और बदकिस्मती ऐसी रही कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर आ गई और 5 साल मुझको असेंबली के हाउस के अंदर अपोजिशन का किरदार निभाने का मौका मिला। अपोजिशन के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी और एनसीपी बैठे 5 साल। मैंने बहुत सारे लीडरान को बहुत करीब से देखा, मैंने बहुत बड़े बड़े लीडरान को देखा, उनके साथ काम करने का मुझको मौका मिला। असेंबली हाउस के अंदर बातचीत करने का मौका मिला, उन लीडरान की तारीख पढ़ने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला और असेंबली के अंदर मुझे बोलने का, आवाज उठाने का, मालेगांव शहर की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठाने का मौका भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको दिया। और जिस तेज रफ्तार के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, तो किस तरीके से मुझको रोका जाए। 2002 का सियासी सफर 2019 तक मेरा चला और यहां के अपोजिशन के लोग जो अपने मुफाद के लिए, अपने जाति मुफाद के लिए एक बड़ा महाज तैयार किया गया कि इस शख्स को रोकना जरूरी है। अगर ये 40 साल की उम्रों के अंदर अगर इस तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर इस मर्तबा ये छूकर आ जाएगा तो ये महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर सिर्फ एमएलए बन के नहीं रहेगा, बल्कि ये एक मंत्री बन के रहेगा और ये मंत्री बन जाएगा तो हमारा वजूद खत्म कर देगा। और इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग, एक साजिश रची गई और वो लोग उसके अंदर कामयाब हुए। और आज मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन क्या नुकसान मेरा अपना हुआ? क्या नुकसान शेख रशीद परिवार का हुआ? मौका तो बहुत लोगों को मिला निहाल अहमद साहब के सामने उम्मीदवारी करने का, बहुत लोग को मौका मिला, लेकिन निहाल अहमद साहब की कोई बराबरी नहीं कर पाता था। हारून अहमद अंसारी साहब, बाबा सियासत साबिर अब्दुल सत्तार साहब, पहले एमएलए, हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, निहाल अहमद साहब। लेकिन निहाल अहमद का सफर बहुत लंबा सियासी रहा, लेकिन कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच पाता था सियासत के अंदर, उनका मुकाबला भी नहीं कर पाता था। लेकिन यही शहर था, यह शहर की आवाम थी, यही गुरुवार वार्ड था जो निहाल अहमद साहब को भी शिकस्त हुई और शेख रशीद साहब ने पहली मर्तबा 1999 में शिकस्त दी। आज अगर 4-5 सीट के लिए कोई लोग अगर मछली की तरह तड़प रहे हैं, उनको भी मौका मिला था, उन्होंने क्यों निहाल अहमद की बराबरी नहीं कर पाई? नाले में ये भी सोचने की बात है। उनकी सोच अपने जाति मुफाद के लिए और सिर्फ कारपोरेशन की हद तक है, और कारपोरेशन से सिर्फ रोड गटर तो बन सकती है, लेकिन समाज का, कौम का कभी भी फायदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है।
और आप लोग याद करो, मैंने मेरे मैनिफेस्टो के अंदर यह बात कही थी कि रोड तो बनती है, वो दोबारा टूटती है और वो दोबारा तामीर भी हो जाती, लेकिन एक गरीब का बच्चा जब टूटता है तो वो जिंदगी उसकी खत्म हो जाती, कभी कभी खड़ा नहीं रह सकता। यही सोच थी ना, यही पसंद नहीं आया ना, यही लीडरशिप नहीं पसंद आई ना, कि ये तो गरीब को, बच्चे को खड़ा करने की बात कर रहा है। ये तो तालीम की बात कर रहा है, ये तो एजुकेशन की बात कर रहा है। यही पसंद नहीं आया और सियासी वजूद खतरे में लगा और मुझे इलेक्शन हारना पड़ा। मैंने कई लीडरान को देखा हूं दोस्तों, सिर्फ आप लोग अपना कायद, अपना नेता, जिस दिन आप लोग ये बात को समझ लोगे कि यही हमारा लीडर है, यही हमारा कायद है और इससे गलतियां भी अगर हो रही है तो माफ हमको ही करना पड़ेगा। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हुई, मैंने तो खुला माफी मांगा, आज दोबारा माफी मांगता हूं आप लोगों से। लेकिन अगर हम लोग ये सोचे कि नहीं, शेख आसिफ से नाराजगी है तो उसके खिलाफ में खड़ा हो जाओ, आप मुझको तो इलेक्शन हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी एक वोट से मैं अगर इलेक्शन हार भी जाऊं तो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाला कोई नहीं रहेगा, बल्कि आप गुस्से के अंदर जो कदम बढ़ाने जा रहे हो वो उन लोगों का तो जाति मुफाद उनको हासिल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों का या मुस्तकबिल कौम का इसके अंदर नहीं रहेगा। मैंने देखा हूं हसन मुशर्रफ साहब, ताज्जुब होता है मुझको, जब मैं इलेक्शन हारा तो 2-3 महीने तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी मतदार संघ बदल लूं क्या। मैंने खानदेश में भी एक बहुत अच्छा मतदार संघ ढूंढ के रखा था, फैजपुर रावेर, वहां भी 100 लाख मुसलमान वोट थी, और भी ऐसे बहुत मतदार संघ, मतलब चलो वहीं जाके अपन इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैंने हसन मुशर्रफ साहब का भी बहुत करीब से उनको जाना, बहुत करीब से मुझको उनसे बात करने का मौका मिला, उनका इतिहास पढ़ने का मौका मिला कि वो शख्स क्या चीज है। 3.5 लाख वोट हसन मुशर्रफ साहब के मतदार संघ के अंदर, वहां पर मुसलमानों की वोट कितनी पता है आपको? 5वीं टेम उस शख्स एमएलए बना, 5वीं मत, कई टेम वजीर, मिनिस्टर, आज भी मिनिस्टर है ग्राम विकास। सिर्फ 25,000 मुसलमान, 25,000, 3.25 लाख हिंदू भाइयों की वोट है और कैंडिडेट हिंदू भाई सामने रहता, बीजेपी का कैंडिडेट रहता, लेकिन 5 मरतबा 25 साल से वहां की आवाम ने एक लीडर, एक नेता चुन ली है और उसको असेंबली पहुंचाती और मिनिस्टर रहता है। अब्दुल सत्तार सेठ साहब सिल्लोड से, मैं समझता हूं काफी लोग का ताल्लुक है यहां पर, कितनी वोट है वहां पर? 35 से 40,000 सिर्फ मुसलमानों की वोट, वहां पर भी लगभग 3-3.5 लाख वोट है, लेकिन वहां की आवाम, हिंदू भाई सत्तार सेठ को तीसरी मर्तबा एमएलए बनाकर भेजा, राज मिनिस्टर बनाया, तीसरी मर्तबा। 2 टाइम एमएलसी थे वो, 25 साल एमएलए हो गए उनको। दादा भूसे साहब को देख लो, 4थी टाइम चुन कर आए, एक सियासी घराना जो आजादी के बाद से, आजादी की तहरीक में था,
लीडर ऐसे ही रोड के ऊपर चलता हुआ नहीं मिलता। अगर ये शहर और ये नौजवान चाहते हैं कि नहीं ये लीडर चलेगा ही नहीं, तो दोबारा किसी को तुमको तैयार करना, बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि शेख रशीद परिवार में तो मेरा चैलेंज है, ये सब बात बोलने की नहीं रहती, लेकिन एक इंसान, हमारा अटैचमेंट, हमारी फैमिली का अटैचमेंट या हमारी फैमिली का आपका ताल्लुक कितना हम लोग बना के रखने की कोशिश करते कि अगर आपके वहां पर कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हमको सिर्फ पता चलता है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, हम लोग आकर आपके दुख में शामिल हो जाते हैं। चाहे वो कितना भी गरीब वर्कर क्यों ना हो, अगर उसके घर में खुशी है तो मैं नहीं तो शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब नहीं तो मैं नहीं तो मेरे परिवार के लोग, कोई ना कोई जरूर शिरकत करता और खुशी में शामिल होता। इतना अटैचमेंट आज कोई वक्त देता होता नहीं। मैं तो कोई आलिम नहीं हूं कि कोई बड़े घराने के अंदर जब शादी रही तो वहीं सिर्फ निकाह बढ़ाने जाओ। बराबर। और जब मैं लिस्ट लेके निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि पहले गरीब मेरा कौन सा भाई है, मैं पहले उसके वहां जाके हाजिरी लगाता और उसके बाद वक्त तो बचता तो अमीर के वहां जाता हूं। गौर करो ये बात। तो आप बिना मैंने कई तरह काम करते हैं। इतना अटैचमेंट कौन सी फैमिली रखती है? जज्बात अपनी जगह होना चाहिए, चल मैं कल करता है ना, लेकिन जज्बात के साथ साथ हम लोगों को सोचने की सलाहियत भी हमारे अपने अंदर मौजूद रहना चाहिए। अवैसी बिरादरान शहर में आते जज्बात के अंदर, हवा की रुख के ऊपर, मुझे बताओ कि वो जज्बाती सियासत के अंदर मैं भी कदम बढ़ा सकता था। ये मुझको ऑफर नहीं आते कि दूसरी पार्टियां मुझ पर नजर नहीं रखती, कि कोई दूसरी पार्टियां मुझको ये नहीं सोचती कि ये बंदा मेरे पास आ जाए। जरूर सोचती है, एक पार्टियां नहीं अनेक पार्टियां हैं, लेकिन हमारे शहर में तो ऐसा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। लेकिन वो सियासत हमको बिल्कुल नहीं करना है, उससे हमारा कौम का कोई फायदा नहीं है। आज आप लोगों ने देखा साक्षी महाराज का बयान कल परसों चल रहा है कि बिहार के अंदर हमारा, उसने तो दुआ करा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकत दे। अवैसी बिरादरान को जिस तरीके से बिहार के अंदर मदद की, उस तरीके से यूपी में, उस तरीके से बंगाल में भी करने की इनको ताकत, हिम्मत। बोले हमको इनसे फायदा हुआ। जाहिर सी बात है फायदा हुआ, बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। और हमारी अगर ये सोच है, ये तो अल्लाह का बहुत एहसान वो करम है कि अल्लाह ताला ने महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला ने हमको दी है कि जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एनसीपी भी है, जिसमें शिवसेना भी है, भाजपा छोड़कर सब पार्टियां साथ में। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन जाती, यकीन से मैं बोल रहा हूं, ये एनआरसी, सीएए, एनपीआर, सब काले कानून हम पर आज तक थोप दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है
अगर बंगाल के अंदर भाजपा के पास सरकार चली गई, तो अल्लाह ही रहम करे वहां के मुसलमानों। आप जज्बात के अंदर जरूर रहिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको समझना होगा, मुझे याद है बात मैं भूल ना जाऊं, कि लीडर बनाना और लीडर की बात पे इत्तेफाक करना, मैंने एक मर्तबा देखा 2002 के अंदर, बहुत बढ़िया मिसाल आपके सामने, बहुत बेहतरीन मिसाल ये शहर की। 2002 का कारपोरेशन का इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने इस्लामपुरे से शकील अंसारी साहब को टिकट दी। बहुत बड़े घराने का व्यक्ति था, पावरलूम बुनकर था, और जनता दल ने निहाल अहमद साहब ने उस वक्त तो किसको टिकट दिया, जिसका पूरे वार्ड के अंदर सिर्फ एक घर था, अनीश टाइगर मेमन, पहचानते होंगे आप रियाज भाई, पहचानते हैं? पूरे इस्लामपुरे में एक शख्स, एक घर, टिकट निहाल साहब ने उसको दिया, शेख रशीद साहब ने शकील अंसारी साहब को टिकट दिया, जो बहुत बड़ी खानदान के 7-8 सौ तो उसके रिश्तेदारी की ओर हुआ। जब नतीजा आया तो अनीश टाइगर जीत गया और वो सबसे हार गया। तो बात क्या चली, जब हम लोगों ने तहकीक की कि ऐसा क्यों हुआ, बोले अगर शकील चुन कर आ जाता तो वो शेख रशीद को हाथ मजबूत करता, और ये अनीश टाइगर चुन के आए तो निहाल साहब के हाथ मजबूत करेगा। हम तो कारपोरेशन में भूल ही जाते कि फला शख्स से चुन के आएगा तो किसके हाथ मजबूत करेगा, और फला शख्स से चुन कर आएगा तो किसके हाथ मजबूत करेगा, ये तो भूल ही जाते हम। ठीक है, लीडर से भी गलतियां होती, टिकट गलत आदमी को चले जाता, या मजबूरी ऐसी होती है कि किसके पास ओबीसी नहीं होता, अच्छे कैंडिडेट के पास, मजबूत कैंडिडेट के पास हालत मजबूरी टिकट देना भी पड़ता। लेकिन हमारी उस वक्त ये नाराजगी रहती कि ये शख्स बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको चुनकर दिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते वो शख्स जाएगा तो मेयर के इलेक्शन में किसको वोट करेगा, और ये शख्स चुन के जाएगा तो किसको वोट करेगा, ये हम नहीं सोचते। ये इलेक्शन लीडरशिप के ऊपर होने वाला है। फैसला आप लोगों को करना है कि अब इस शहर के अंदर सियासत हमको तामीर की चाहिए, हमको तालीम की चाहिए, हमारे बच्चों को बनाने के लिए चाहिए, कैसी सियासत चाहिए, फैसला नौजवानों के हाथ में है। और मैं तो ये बात मानने वाला शख्स हूं कि आप लोगों ने ये बात भी देखा कि ये इलेक्शन जो हुआ, ये लीडरों ने लड़ा, वर्करों ने लड़ा, लेकिन आइंदा जो कारपोरेशन का इलेक्शन होगा वो लीडर नहीं लड़ेगा, बल्कि आप नौजवान अगर जिस दिन ठान लिए कि ये इलेक्शन हमको लड़ना है, तो किसी मजाल नहीं कि तुमको 40 के पार रोक सके। मुझे बताओ, मैं यकीन के साथ बोलना चाह रहा हूं कि कौन सा शख्स आपको ऐसा मिलेगा जो मैंने मेरे मुस्तकबिल के लिए नहीं, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं, मैं तो ओबीसी में आता हूं,
कौन सा शख्स मिलेगा जो मालेगांव शहर से मुंबई पैदल गया हो सिर्फ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? कौन सा शख्स मिलेगा आपको? उसके बाद क्या सिला? कौन सा शख्स होगा जो इखलाक अहमद का कत्ल गौवंश के नाम पर होता, तबरेज अंसारी का कत्ल होता, मॉब लिंचिंग की शुरुआत इस मुल्क के अंदर होती, वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं थे, दोनों सिर्फ ईमान वाले थे, मेरे भाई थे। कौन सा शख्स होगा तो इंसानियत के नाम पर मालेगांव से नासिक पैदल मार्च किया गया होगा? कौन सा शख्स होगा? क्या मुझे बताओ कि मैंने असेंबली के अंदर आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्या मैंने ITI कॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन बड़े बड़े कैंपस होना चाहिए, क्या नहीं सोचा? क्या ये सारी चीजें आप लोगों को सोचना है। और आपकी सियासत के अंदर अगर आना है, अगर उसके हवा के साथ हमको चलना है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग लीडर को नहीं मानते, आप लोग लीडर को नहीं बनाना चाहते, आप लोग समाज का बेहतर नहीं चाहते, आप कौम का बेहतर नहीं चाहते, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं चाहते। ये समझ लेना पड़ेगा आप। आज भी अगर आप लोगों ने ताकत और हिम्मत मुझको दी, शेख रशीद परिवार को दी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि मैं इससे पहले भी इलेक्शनों के अंदर बोला करता था, मैं आज वापस तुमसे वही सवाल दोहरा रहा हूं, क्या वजह कि मेरे परिवार के ऊपर शेख रशीद साहब के ऊपर पहले असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे, यहां पर कई नौजवान हमारे ऐसे जो 18, 19, 20 साल, 20, 22, 25 के हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि 1999 के इलेक्शन जब प्रचार के लिए शेख रशीद साहब मुल्लाबाड़ा से गुजर रहे थे, तो मुल्लाबाड़े के अंदर शेख रशीद साहब के ऊपर फायरिंग की गई थी, पहली मर्तबा जान से मारने की कोशिश की गई। फिर शेख खलील साहब के ऊपर अमन चौक के अंदर फायरिंग हुई, फिर दोबारा शेख खलील साहब के ऊपर फायरिंग हुई। ऐसी कई घटनाएं हुई, क्यों हमारे परिवार के साथ, क्यों दूसरे परिवार के साथ नहीं? और ऐसे क्रिमिनल आकर, जिनको ना आप पहचानते ना हम पहचानते, इतनी पब्लिक के अंदर मैं चला जाऊंगा, मैं किसी को नहीं जान पाऊंगा, एक शख्स अनजान शख्स कौन आ जाए और कौन कब क्या कर ले, कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये मकसद उसके पीछे कि हमारे परिवार ने सियासत छोड़ देना चाहिए, बस सिर्फ एक मकसद। तुम लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए, तुम्हारा सरपरस्त कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं चाहिए, मन माना कारोबार जो पहले चलते आया वैसा ही चलना चाहिए शहर के अंदर। इसके लिए सिर्फ रास्ते से हटाने की बात होती, ये परिवार को हटा दो, रास्ता साफ, क्योंकि दूसरे परिवार तो चरणों में जाकर सौदा आप लोगों का कर लेते, उनसे कोई तकलीफ उकलीफ नहीं है। तो आज मैं बड़े दावे से बोलता हूं कि पूरे शहर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा सेठ होगा, रुपया वाला होगा, तो कोई गरीब की गलछी पकड़ के उसको मार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हमारे मानने वाला होगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी एक गरीब का। हम ये उसकी
मुश्तरका फायदा देते हैं, मुश्तरके ताकत देते हैं। हमारे परिवार का नाम आपके साथ जुड़ा रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको जाकर एक बाल को धक्का लगा सके। ये मुश्तरका हम फायदा देते हैं और यही वजह रहती है कि हम लोगों को खोखला किया जाए, हम लोगों को कमजोर किया जाए, सियासी तौर पर कमजोर हो, ताकि ये आगे बढ़ नहीं सके। ये हम आप लोगों की सरपरस्ती नहीं कर सके, न गुरुवार वार्ड की सरपरस्ती कर सके, न रौनकाबाद इलाके की सरपरस्ती कर सके, न कुसुम्बर रोड इलाके की, आयशा नगर इलाके की या पूरे शहर की हम लोग सरपरस्ती ना कर सके। सिर्फ वो एक मिशन होता है और रात के अंधेरे के अंदर ये प्लानिंग हो जाती है, इसको समझ में भी नहीं आता। कई लोग हमारे हमदर्द रहते हैं, वो आके हमको सब बता के चले जाते। अभी भी साजिश रची जा रही है कि कैसे इनको रोका जाए और आप लोग भी सोच रहे हो कि हमने शुरुआत 1 साल पहले क्यों करी, क्योंकि मैं भी और हमारा परिवार भी हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई आप लोगों के वजूद की लड़ाई है, आप लोगों के अना की लड़ाई है, आप लोगों के वेकार की लड़ाई है। जो आप लोगों को बहकाकर, जज्बात में लाकर आपका जो इस्तेमाल किया गया, अब उसका बदला आप लोगों को आइंदा लेना पड़ेगा। और नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप लोग देखिए, कोई जरूरत नहीं। कब तक हम भी लड़ेंगे, कब तक वक्त जाय करेंगे। और मैं यकीन से बोलता हूं, आज कोई माने ना माने, अगर शेख आसिफ इतने दावे से बोलता है और इतने दावे से हमारे मुखालिफ लीडरान के ऊपर मैं सियासी वार करता हूं, तो मैं बहुत क्लियर इंसान हूं, बहुत क्लियर। मैं ठेकेदारी नहीं करता। मैं यकीन जानो 2002 से सियासत में कदम रखा, वहां से लेकर आज तक मैं ठेकेदारी नहीं करता। मुझे पसंद नहीं है वो चीज। मुझे पता है कि कारपोरेशन सही में बैतुल माल है और जब 200 रुपये भी घर पट्टी आती है ना कोई झोपड़े की, तो झोपड़े में रहने वाला भी कोई हमारा भाई होगा, वो जाकर भीख मांगता है और वो 200 रुपया भरता है। जब जाके कारपोरेशन में टैक्स देता है, वो सही बैतुल माल है और वो पछता उछता नहीं किसी को। मैंने आज तक नहीं किया और इंशाल्लाह ना करूंगा। ना मेरे 2 नंबर के धंधे हैं, ना जुगाड़, ना सट्टा, ना आंकड़ा, ना 4 पीस, ना 2 पीस, कोई मेरा धंधा नहीं है। और अगर डिपार्टमेंट के खिलाफ भी धड़ल्ले से बोलता हूं, असेंबली के अंदर भी बोलता रहा, बाहर भी बोलता हूं, तो क्योंकि मैं क्लीन हूं। मुझे पता है कि मैं किसी के घर के ऊपर पत्थर मार रहा हूं तो कहीं मेरा घर पे अगर पत्थर आएगा तो उसके शीशे फूटने नहीं चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। और किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे ऊपर कोई पत्थर बरसा के बताए। और यही सब वजह है। अब यकीन जानो, आपके हाथ में शहर का मुस्तकबिल आने वाला है। आप जो चाहोगे वो होगा। आपको लीडर किसको मानना है, आपके साथ आपका सरपरस्त कौन होना चाहिए, आपका मुस्तकबिल किसके हाथ में है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है, ये शहर के मुस्तकबिल, ये बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है, ये आपको सोचना है। तो मेरी हिकमत अमली थी जो मैंने 5 साल बीजेपी की सरकार में बहुत हिकमत से काम करवा ली। साल भर से ज्यादा हो गया, 1 रुपये का काम नहीं। 15 महीने
मुझे बहुत ज्यादा तनकीद नहीं करना, बाद में वक्त आएगा तो मैं करूंगा। लेकिन आज यूथ आइकॉन ने आप लोगों को और जिम्मेदारान ने इसलिए बुलाए, इसलिए जमा किए। वो चाहते थे कि मैं मेरी बातों को रखो, क्योंकि मैं निजी महफिल में जब उनसे बात करता था तो उनकी एक ख्वाहिश हमेशा रही कि नहीं, सबके सामने होना चाहिए, सब नौजवानों के पास अपनी बात जाना चाहिए। और कोई गुरुवार वार्ड में ये चैलेंज करता कि हम रोड बना रहे, हम गटर बना रहे, हम विकास कर रहे, यकीन जानो हर काम के अंदर ठेकेदारी उनकी है। ऐसा बना रहे, और अगर मुझको चैलेंज करेंगे तो साबित भी कर दूंगा। मुझको सिर्फ चैलेंज करना चाहिए, साबित कर देगा शेख आसिफ। लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं वही काले कागज करते रहूं, गुलाब का फूल बेचते रहूं। ये काम के लिए वक्त लगता है। नहीं तो मैंने 2009 से आज तक मनमाड़ की एजेंसी किसकी है, जिसके ऊपर ठेका लिया जाता, मुझे पता है, उसके भी पेपर मेरे पास है। ये जय भीम मजदूर सोसाइटी किसकी रही सबसे ज्यादा काम की, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। अभी नए नए एजेंसी, नए नए ठेकेदारों के नाम पे काम लिए जा रहे, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, वो भी मेरे पास है। शहर के सब मुखालिफ लीडरान की बात बोल रहा हूं मैं। कौन सा व्यक्ति किसके नाम पे काम करता, उसका कितना हिस्सा है, उसको कितना उसका रुपया मिलता, सब मेरे पास काला चिट्ठा मेरे पास जमा है। ये तो अल्लाह का करम है कि मैंने स्टे लाया था पिछले साल कामों के ऊपर, तो ये काम करना पड़ रहा है। चाहे वो 6 इंच, पता है आपको, एक रोड अगर बनती है सीमेंट रोड तो 6 इंच का पैसा मिलता है, 6 इंच का माल डालना पड़ता है। मुझे पता है ना, 1.5 इंची 2 इंची माल डाले जाते, 4 इंच का पैसा गायब। अभी तो भी 2 इंची का हो रहा है, तो पहले तो सिर्फ पेपर पे भी निकल जाते थे, ये मुझको पता है। तो मैं बहुत ज्यादा उस डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब ये शहर और आप लोगों को फैसला करना है कि आपको लीडर कैसा चाहिए। अगर हमारे परिवार की कुर्बानियां है तो आप फैसला कर लो, नई कुर्बानियां होगी तो बोल दो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जीता भी तो आपके ही बीच में खड़ा रहा और हारा भी तो आपके ही बीच में खड़ा हूं और मरूंगा भी तो आप ही के अंदर मरूंगा। ये बात मैंने तय कर दी। मुझे कुर्सी उर्सी की लालच नहीं है, मैं कोई आइंदा कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं। एक टाइम मैंने आगे देख लिया, मैं पीछे मुड़ के देखने वाला शख्स नहीं हूं। पीछे मुड़ के मैं देखने वाला शख्स नहीं हूं, मैं आगे ही देखने वाला हूं। लेकिन हमको इतनी ताकत के साथ, इतनी मजबूती के साथ हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ना है। मुझे पता है राजधानी 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 राजधानी, सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में, चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम। दोपहर में 12 बजे मुझे फॉर एग्जांपल स्टार होटल पर मिलो। शेख साहब का मसला ऐसा है कि वो 11:45 बजे वहां मौजूद होते हैं, वक्त देते हैं, टाइम देते हैं। तो मुझे ये शेर मैं उनको डेडिकेट करता हूं और ये शेर उनके लिए खास तौर से कहता हूं कि इसी मेहराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, इसी मेहराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगे रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही कुछ रंग निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत अच्छे। मैं भी साहब जिसने बोला है तो मैं भी साहब की नजर एक शेर करना चाहता हूँ कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जर्ब सहता है वही तलवार बनता है। तो आसिफ साहब कोई बात नहीं है, अभी भी वक्त है, नौजवान साथ में है। हम लोगों ने इलेक्शन आ रहा है, हौसला नहीं आ रहा है। अब मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि अब सर पे कफन बांध कर तैयार रहेंगे, अब सर पे कफन बांध कर तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे, जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। आजादी की एक जंग अभी हम और लड़ेंगे, तो हमें आजादी की एक जंग अभी और लड़ना है। आसिफ साहब आपके साथ, आप नौजवान हैं, लोग हैं, और आपने 24 तारीख को रिजल्ट आया, 25 तारीख को शहर ने बता दिया कि शहर किसके साथ है। बोगस वोटों से जो चुनकर गए उनके साथ है या आसिफ साहब के साथ है, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे और देखेंगे, हार और जीत तो लगी रहती है। मैं इस्माइल जमाली साहब को आवाज देता हूं कि 2 मिनट में मुख्तसर, क्योंकि नौजवान अभी बहुत ज्यादा वक्त दे चुके हैं, आसिफ साहब भी 15-20 मिनट बोलेंगे, इसलिए मौलाना जमाली साहब आप आइए और शॉर्ट में नौजवानों को कुछ सीख दीजिए अपने दीन हदीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, नौजवानाने गुरुवार वर्ड, जूम करना पड़ेगा। नौजवान कौम का सरमाया होते हैं और जवान जो सोच ले वो करते हैं और वो जो करते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। और ये सोच और विचार और ये मशवरा, ये खैर का दरिया और सबब और कामयाबी उस वक्त अता होती है जब कुछ कर गुजरने की उम्मीद हो दिल के अंदर। 2007 का तज़किरा अभी रियाज अली साहब कर रहे थे। हमें भी यकीन नहीं था, हमें उस वक्त बच्चा पार्टी के नाम से लोग पुकारते थे। रियाज अली गुजरात के किसी शहर के अंदर जमात के अंदर चल रहे थे। हम और हमारे कुछ साथी इस बात का मशवरा किए कि अब सियासत में अमली कदम रखना है और हम दोस्तों में से कोई उम्मीदवार रहना चाहिए। इस चीज का फैसला हुआ और फिर देखते ही देखते कामयाबी ने हमारे कदम को चुमा और उस वक्त से आज तक हम लोग साना बसाना चल रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि गुरुवार वार्ड ने, आज हम पर लोग सवाल करते हैं कि गुरुवार वार्ड हो, गुरुवार वार्ड हो। ये गुरुवार वार्ड में असल में रसीदी किला क्यों है? इसलिए कि गुरुवार वार्ड से ही अली जनाब शेख रशीद साहब ने हर वक्त नुमाइंदगी दी। आज ये बैठा नौजवान, इसमें यकीन जानिए कल का मुस्तकबिल, कल का उभरता हुआ लीडर निकल सकता है गुरुवार वार्ड से। आज लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुवार वार्ड सिर्फ बरकरी किया, ये उनकी भूल, उनकी नादानी है। वरना हमारे ही गुरुवार वार्ड इलाके से हम और आप देखेंगे कि कितनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत निकली है। मिसाल के तौर पर रियाज अली ने जिस शख्सियत को पटका था, 35 साल उन्होंने गुरुवार वार्ड पर हुक्मरानी की थी। इसी के साथ और भी दीगर लीडरान थे। अली अकबर हमारे गुरुवार वार्ड से ताल्लुक रखते थे। मरहूम तनवीर अहमद उस्मानी हमारे ही गुरुवार वार्ड से ताल्लुक रखते थे। ऐसे बहुत से लीडरान हैं जिनका नाम तो मैं नहीं जानता और माजी में उन्होंने बहुत से कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं, वो गुरुवार वार्ड से ताल्लुक रखते थे। सियासत की रीढ़ की हड्डी गुरुवार वार्ड तस्लीम किया जाता था। आज क्या वजह है कि गुरुवार वार्ड से नाम मिटा करके इस चीज को रविवार वार्ड में मुंतकिल करने की जो साजिश की गई है, गुरुवार वार्ड में घुस करके इस चीज को बर्दाश्त नौजवान नहीं करेगा। और ये नौजवान अब इकट्ठा हुए, इंशाअल्लाह अजीज जहाँ की खाक है वहीं पर उन्हें रुखसत करने की इरादा ये नौजवान इंशाअल्लाह ठान कर जाएंगे। रियाज अली कहते हैं रहते वहाँ, गाते यहाँ, पीते यहाँ और फिर हमारे नौजवानों को कमजोर समझते हैं। तो अजीजों, हिम्मत पैदा करो, जवामर्दी अपने अंदर लाओ। हमारे लिए जो कायद है वो भी नौजवान है।
हमारा लीडर जो है वो भी नौजवान है, आसिफ शेख रशीद साहब। इंशाअल्लाह अजीज हमारे साथ साना बसाना हम इनके साथ चलेंगे और कामयाबी हमारे कदम चुमेंगी। और फिर वो वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह कि लोग पुकारेंगे कि ये कौन सी टीम है, ये वो युवा लीडर की टीम है, आसिफ शेख रशीद की टीम है, ये गुरुवार वार्ड का जत्था है, ये गुरुवार वार्ड के नौजवान है। अजीजों, हिम्मत जमा मर्दी अपने अंदर पैदा करो और इंशाअल्लाह इस बार तो 40 के पार, इस बार अब की बार 40 बार, अब की बार